आपको बताएंगे। देखिए शुरू से देख लेते तो यहाँ से क्या मिला था, जैसे आपको बताए थे बाय-सेवर्ट का नियम से अनुसार आर ये डेल एल, ठीक है, और क्या मिला था b इक्वल टू म्यू 0 अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में ये बोला गया था धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के निकट, इसमें ना तो लूप बोला गया था ना तो कुंडली बोली गए थे और ना ही ऋजुरेखीय या लंबे सीधे तार बोला गया था। लंबे सीधे तार बोलेगा, धारावाही लूप बोलेगा तो अलग अलग है, एक एक शब्द का मतलब निकलता है। जैसे अगर ये बोलेगा कि लंबे सीधे तार के कारण या अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय, अनंत लंबाई बोलेगा या लंबे सीधे तार बोलेगा या ऋजुरेखीय धारावाही चालक बोलेगा तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई और 2i अपान में r। ये ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे एक सिरे पर लंबे सीधे तार है और एक सिरे पर, तो ये फार्मूला मिला था, मेन फार्मूला म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो मिला था आपको एक सिरे पर तार के लिए मिला था, यानी आवाज बंद करें, ये ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट मिला था और ये अनंत लंबाई बोला गया था। तो अनंत लंबाई के लिए साइन 90 के मान यहाँ पर थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 90, तो साइन 90 के मान एक साइन 90 के मान पिछली वीडियो में आप लोग देखे ही है, भाई आप देख लीजिएगा घर पे वीडियो, आप लोग उसमें समझ में आएगा। तो नहीं देख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिस्टम है। यानी इस कंडीशन में आपको अगर वही एक सिरा के लिए बोलता, लंबे सीधे तार के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र एक सिरे पर, तो आप इसको 90 रखते और एक को 0 रखते, तो उस कंडीशन में साइन 90 का मान 1 होता है, 0 होता है। तो यानी उस समय क्या होता, b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में r आता कि नहीं आता। तो लंबे से तार के निकट किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है। ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है। लेकिन वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है, म्यू 0 अपान में 4 पाई और 2i अपान में a था। अगर फेरो की संख्या n है, अरे 2 से 2 चाहोगे तो कटा दोगे, नहीं पाई नहीं रहेगा, 2 रहेगा, पाई कट गया था। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 2 और i अपान में r या a था। कोई दिक्कत है क्योंकि 2 पाई तो कट गया था 4 पाई से। यदि फेरो की संख्या n हो, आवाज बंद करने का, यदि फेरो की संख्या n हो तो यहाँ पर n लग जाएगा, मानी एक फेरा के लिए इतना होगा। ये बंद करो बात, ये लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी वृत्ताकार लूप बोलिए चाहे लूप धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी वृत्ताकार लूप बोलेगा या ओनली लूप बोलेगा तो यही होगा। यानी b इक्वल टू म्यू 0 अपन में 2 i अपन में a या r भी लिख सकता है, दूरी त्रिज्या r भी ले सकता है। यदि इसमें फेरों की संख्या n है तो ये ले सकता है। तो ये आपका कंडीशन है। अब बात आती है कि बल के लिए, पीछे आप पढ़े हैं बल, तो आप लॉरेंज बल पढ़े थे, लॉरेंज बल, आवाज बंद करना, लॉरेंज बल में पढ़े हैं, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माने एक समान यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पड़े हैं। तो
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल यानी F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा पड़े हैं, ये गतिमान आवेश पर बल है। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर बल पड़े हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये आप पूरा पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ा है। यानी ये धारावाही चालक पर बल है, ये कहा तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, आवाज बंद करें तब सुनेंगे। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल है। कोई दिक्कत है? तो ये लॉरेंज बल भी कहते हैं इसे। आपको बताया गया था कि लॉरेंज बल किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब एकदम शांत रहेगा, इसको बारीकी से देखिए कहां कहां से सिद्ध करेंगे, कहां कहां से फार्मूला उठाएंगे। ये देखो हमने क्या बताया, ये था, आवाज बंद करो। देखो पेपर में क्या उठाएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, आपको यहां तक पेपर में उठाएगा, या एम्पियर की परिभाषा तो अलग टॉपिक उठाएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल अर्थात एम्पियर की परिभाषा कब बनेगी, इसी को एम्पियर की परिभाषा भी कहते हैं। वो जब एक एम्पियर, दोनों में धारा एक एक एम्पियर बह रही है और दूरी भी एकांक हो, तब उस समय एम्पियर की परिभाषा डिनोटेड करेगा। फिर हाल देखिए मैंने क्या लिया, माना कि दो चालक, देखो माना कि दो चालक पी क्यू और आर एस है, दो चालक पी क्यू और तथा दोनों परस्पर समांतर रखे गए हैं। दोनों परस्पर क्या है, समांतर रखे गए हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर लिया गया है। एवं उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 एवं I2 है। दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा क्या है, वह एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन चलो हमने एक ही दिशा को डिनोट यहाँ नहीं लिखेंगे, बाद में देखेंगे कि एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा तो आकर्षित करेगा, विपरीत दिशा में होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, ये बताया जाएगा क्यों कब कैसे। ये बताइए इस चालक के कारण ये जो है चालक PQ, ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये चालक PQ जो है, इसको नियत मानिए कि यह PQ जो है अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र में यह RS एक धारावाही चालक है जिस पर बल लगेगा। यह PQ अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। क्या करना, ध्यान इधर दो रहा आप लोग को। यानी तार PQ में यदि धारा I प्रवाहित करेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार आप पढ़े थे कि धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया गया था, तो उसमें μ0/4 पाई I डेल L sin थीटा अपन माइनस है। लेकिन वो स्टेट ने बता दिया था 1820 ईस्वी में कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। बायो-सेवर्ट ने 1820 में बताया था कि कितना पैदा करता है। बायो-सेवर्ट मिलकर वो बताया कि कितना पैदा करता है, जबकि 1820 ईस्वी में ओस्टेड ने बताया था कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है या गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो मान लीजिए कि ये आपका धारावाही चालक है, ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है और ये उस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक स्थित है, इस पर कितना बल लग रही है, या इसको फिक्स मानो तो इस पर देखो, या इसको फिक्स मानो उसको देखो, दोनों पे एक हित है, इसलिए बीच के बल दिखाया गया है। चलिए देखते हैं, चालक T2 में I धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो लिखेंगे चालक PQ के कारण, चालक PQ के कारण चालक आरेख के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक PQ के कारण चालक RS के प्रत्येक बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी ना? कोई दिक्कत है? क्योंकि समांतर है, हर जगह दूरी समान होगी तो तीव्रता भी समान होगी। यदि चालक बिंदु ए पर, माने चालक पर कोई बिंदु ए लिया गया है, यदि चालक आर एस पर कोई बिंदु क्या लिया गया है, यदि चालक आर एस पर कोई बिंदु ए लिया जाए तब यानी PQ के कारण, आवाज बंद करना, PQ के कारण ए पर, बिंदु ए पर लिख सकते हैं, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला? B1 बराबर, ये लंबा सीधा तार है ना, लंबे सीधे तार के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है, चाहे कोई बिंदु A है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 अपान में 4 पाई और 2I1 अपान में, यही सूत्र है ना। मैंने सूत्र यह होता है, ये तार में धारा I बह रही है, मैंने एक लंबा सीधा तार है, उसमें धारा I बह रही है, और r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B = μ0 अपान में 4 पाई 2I अपान में r, ये सूत्र है। 2I अपान में, क्लियर है? 2I अपान में r होता है, अगर कटाओगे 2 से 2 तो ही μ0 अपान में 2 पाई I अपान में r हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, यानी इसमें क्या है, लंबा से तार है तो इसमें धारा I1 बह रही है और बिंदु क्या है प्योर। अरे यार पूरा कमीना आदमी होगा तुम लोग। यानी B1 और धारा I1, ये मत समझो कि वीडियो बन रहा है तो कुछ भी हम छोड़ देंगे, वो वीडियो अपने काम के लिए, तुम्हारे काम के लिए बना हुआ है, तुम जाके पढ़ो। यानी 4 पाई, यानी B1 = μ0 अपान में 4 पाई 2I अपान में r। क्लियर है? तो ये तार इस पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है, और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक है, ये बाह्य पैदा कर रहा है, और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखिए, यदि चालक RS में I2 धारा प्रवाहित हो तो चालक की L लंबाई, मानिए कोई L लंबाई ले लो, हो सकता है कि L लंबाई इतना हो, चालक के L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर, इसमें धारा देखो, इस चालक में धारा I2 बह रही है, I2 माने F = IBL sin थीटा होता है, तो धारा I2 चुंबकीय क्षेत्र इसी कारण B1 पैदा हो रहा है, B1 और लंबाई क्या है L और साइन थीटा। अब देखो कि साइन थीटा, चूंकि थीटा बराबर 90 होगा, क्यों? देखिए ये कौन सा हाथ है, दाएं हाथ है, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 से, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से यदि हम दाएं हाथ को इस पर फैलाए कि फैले उंगलियां अंगूठे के, यदि अंगूठा चालक में बहने धारा की दिशा को प्रेस करती है तो फैले उंगलियों को धक्का देने में चुंबकीय क्षेत्र B की, यानी ऐसे ये है रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। धारा ऐसे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र, ये बताओ धारा ऐसे बह रही है ना,
ये बताओ, ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड में मान लें तार ऐसे चिपकाया गया है, तो व्हाइट बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये धारा ऐसे बह रही है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र व्हाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर ना, व्हाइट बोर्ड देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगा ना, तो यहाँ पर थीटा पर एकदम लंबवत होगी ना, इसके हिसाब से इस बिंदु को मिलाने रेखा 90 से कोण बनाएगी ना, है कि नहीं। तो F इक्वल टू I2 B1 की जगह पर म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I1 अपान में L साइन 90, तो क्या मिला, F इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई और 2I1 I2 अपान में R L इंटू साइन 1, कोई दिक्कत है। तो एकांक चालक RS के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी ये बोल सकते हैं दोनों, माने या तो इसके कारण ये लिखो या इसके कारण ये लिखो, दोनों पर हिसाब लगेगा। तो लिख सकते हैं चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तब चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, ला के भाग दीजिए, F बाई L म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I1 I2 अपान में, इसका मात्रा को देखो यही हो गया, कैपिटल एल स्मॉल एल भी ले सकते हैं, आप स्मॉल एल ले सकते हैं, कैपिटल एल कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए हमने कैपिटल ले लिया और इसका मात्रा क्या हो गया, देखो इसका मात्रा न्यूटन, लंबाई की मात्रा मीटर। यही है आपका दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल है, बल ये है, ये आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I1 I2 अपान में RT, ये बल है आपका। और मान ये बल है, एकांक लंबाई बोलेगा तो ये प्रयोग करेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल बोलेगा तो ये प्रयोग करेंगे, और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर बल बोलेगा तो ये प्रयोग करेंगे। एकांक लंबाई के लिए प्रयोग करेंगे और बल के लिए ये प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं सोच रहा है। बल का परिभाषा क्या होता है, अच्छा बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इसका ये बल है, ये बल है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। देखो F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान में R इंटू ये न्यूटन हो गया, लेकिन ये एल इधर ला दो तो F बाई, अब ये इसका मात्रा क्या हो गया, तो ये न्यूटन प्रति मीटर क्या है, बल है, न्यूटन प्रति मीटर मात्रक है। और हम कहे क्या कहना है, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, लेकिन जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का, है कि नहीं, ऐसा है। ध्यान देना, आप पढ़े हैं द्रव में पृष्ठ तनाव F बाई L, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव की सतह पर, द्रव की बात आती है तो न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का। यहां पर एकांक लंबाई पर, एकांक चालक एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ये, तो यहां पर एकांक लंबाई माने लंबाई किस लंबाई के तहत ली जा रही है, तो ये न्यूटन बाई मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है एकांक लंबाई। बल का केवल कहेगा तो बल ये है, और एकांक लंबाई बोलेगा तो ये है। एकांक लंबाई बोल रहा है, नीचे लंबाई होना चाहिए, आप पढ़े थे। ये बताइए I बराबर Q बाई, तो क्या पढ़ते हैं,
एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। एकांक समय में चली गई माने एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। नहीं पढ़े? जब भी नीचे लगेगा, यहाँ एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र ये है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र ये होता है। अब बात आती है कि यदि हम ये कहें, देखो इसको, इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? F इक्वल टू, आवाज बंद करना, ये इसके नीचे लिख लेना, ये वाला एक लाइन यहाँ पर, म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 अपन में ये सूत्र है, इसका मात्रा क्या हो गया? न्यूटन। तो दिक्कत है। अब देखो क्या करना, यदि दोनों तार में, सुनो क्या होगा, ये बताओ, ऐसे चालक तार ऐसे धारा ऐसे बढ़ रही है, दोनों तार ऐसे है, तो यहां पर हम ये बात करें कि धारा ऊपर बढ़ रही है, तो धारा ऊपर बढ़ रही है तो बल किधर लगेगा? इसमें भी धारा किधर बढ़ रही है? इधर बढ़ रही है ना। और अगर हम यहां बिंदु ले, क्या रकम, यहां बिंदु ले दोनों तारों के बीच में और चेक करें कि यहां बल किस किस दिशा में लग रही है। ये बताओ यहां पर तार कैसे है? धारा ऐसे बढ़ रही है, तो यहां पर बल किस दिशा में लगेगा? और यहां पर, तो यानी अगर वही तार हम ऐसे घुमा दें इस बिंदु पर कुछ दूरी पर, इसके अंदर बात करो, तो धारा ऐसे बह रही है ना ऊपर की दिशा में, तो इधर के क्या हो रहा है? बल उधर लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे धारा ऊपर बह रही है और बिंदु उधर पीछे है, तो बल कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, माने बल ऐसे लगेगा, क्लियर है? और ऐसे करेंगे तो बिंदु इधर है ना, तो बल कैसा लगेगा? तो देखो, इसके कारण बल इधर लगेगा और इसके कारण बल, समझ पा रहे हो? अरे मैं धारा ऐसे चले तो बिंदु इधर है ना, देखो इस तार के कारण बिंदु इधर है, तो ये वाला हथेली इधर करेंगे, और इस तार का बिंदु इधर है तो हथेली नहीं करेंगे। हमेशा ये जो आगे वाला पोर्शन है बिंदु की ओर होना चाहिए। ये बिंदु है, दोनों तारों के बीच बिंदु है, तो धारा कैसे बह रही है? मान लीजिए धारा हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस तार में धारा ऐसे बह रही है ना, तो अंगूठा धारा की दिशा में होगा ना। ये बताओ ऐसा कर रहे हैं तो बिंदु किधर है? ये तो इसके पीछे ना बिंदु हो गया। बिंदु हमेशा इस हथेली के आगे होते हैं ना, इसलिए हम घुमाएंगे ऐसे। अब बिंदु कैसे हो गया? इसके सामने हो गया ना, अंगूठा धारा की दिशा में प्रस्तुत कर रहा है और बिंदु इसके सामने बैठा, तो इसके कारण बल किधर लगेगा? अब देखो अगर हम यहाँ ये प्रस्तुत करते हैं तो बिंदु किधर हो गया? अंगूठा तो ठीक है प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए हमें अगर ऐसा हम घुमाते तो इधर हो गया, लेकिन अंगूठा धारा की दिशा में हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, ये उधर से लगाते हैं हम, ऐसे होना चाहिए धारा ऐसे। तो ये बताओ इसके कारण बल इधर है और इसके कारण बल, तो धारा जब एक ही दिशा में बह रही है तो इसका कारण बल इधर इधर दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। और यदि धारा विपरीत दिशा में हो जाए, एक धारा ऊपर बह रही है तो एक धारा नीचे बह रही है, I1 नीचे, तो इसके कारण ऐसे देखो बिंदु यहां है,
बिंदु कहाँ है? इधर। इसके कारण कैसे होगा? बल इधर लगेगा, लगने लगेगा। लेकिन इसके कारण इसके कारण इस बिंदु पर देखा जाए तो बल किधर लगेगा? इधर आ जाएगा। माने ये क्या करेगा? इधर लगेगा। ऐसे कारण इधर लगेगा, होगा ना? तो ये धक्का देगा एक दूसरे को, नहीं एक दूसरे को धक्का देगा। जब दोनों के धाराएं विपरीत हो जाएगी तो एक दूसरे को धक्का देंगे, है कि नहीं? ये उधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे? एक मिनट। एक मिनट देखो, ऐसे ये बिंदु यहां है ना? ये बताओ यहां बिंदु ऐसे है, धारा ऐसे प्रवेश कर देगा तो इस दिशा में बल लग रहा है और ये लो ऐसे हो गया। तो ऐसे करेंगे ना, धारा की दिशा हो गया ना ऐसे। लेकिन यदि हम यहां पर देखो, डायरेक्शन लो, यहां पर लो, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, इसमें इस दिशा में, ये बताओ इस तार के कारण ये तो धारा ऐसे बह रही है ना, तो ऐसे भी तो हम ले सकते हैं। बाहर देखो ऐसे, तो बल उधर धक्का माने उधर लग रहेगा, और ऐसे देखो बल इधर लगेगा ना, बाहर की तरफ, इसके कारण बाहर की तरफ बल लगेगा, इधर बल लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। देखो ऐसे, इसमें इसके कारण बल देखा जाए तो यहां पर देखो ऐसे दिखा देंगे, ये नीचे है ना, ऐसे कर लो, माने ऐसे करो तो बल किधर लगेगा? अंगूठा देखो नीचे धारा भर ही नहीं वाला, तो हम उसे लगाएंगे तो बल किधर बह रहा है, माने बल किधर लगेगा? बाहर की ओर। और ऐसे देखो अंगूठा की दिशा बाहर है तो बल किधर लगेगा? कोई दिक्कत है? इसके पहले आप बोल रहे हैं कि जो हथेली होनी चाहिए वो बिंदु, हथेली, तो बिंदु हम इधर नहीं लिए ना, बिंदु बाहर लगा है। बिंदु पहले के लिए दोनों दिशा के लिए अंतर बिंदु रखते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में लिखते तो अंतर बिंदु लेते हैं, है ना? अंतर बिंदु लेते हैं। अब हम दोनों बाहर के लिए बाहर ले रहे हैं, माने इसके कारण बल किधर लगेगा? ये देखो, ये धारा ऊपर जा रही है तो बल इधर लगेगा, और ये धारा नीचे बढ़ रही है ना, तो ऐसे करेंगे तो इसका बल उधर लगेगा, और इसके कारण बल। ये देखो कि इस क्रिया में ऐसे अगर हम करते हैं, घुमाते हैं इस क्रिया में, तो बल बाहर लग रहा है, इसके कारण बल बाहर लग रहा है। तो अगर देखा जाए तो धारा जब विपरीत दिशा में है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जब एक ही दिशा में था तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। कोई दिक्कत है? तो जब तार में धारा समान दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को, और विपरीत दिशा में बह रही है, क्लियर हो गया? जब दोनों तार लटकाओगे या पेन रखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पा रहा है, व्हाइट बोर्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे हम, नहीं तो उधर से जाके घूमना पड़ता है, इधर से घूमना पड़ता है। अब देखिए, यदि हमें क्या है, आवाज बंद कर रहे हैं, यदि दोनों में धारा, ये देखो I1 और I2 1 एम्पियर हो जाए, I1 और I2 क्या हो जाए? दोनों तार में धारा 1 एम्पियर में है, 1 एम्पियर में है, और दूरी कितना ले ले? दूरी एक R बराबर
1 मीटर ले। तब प्रत्येक चालक को बल देख लो, F इक्वल टू, और लंबाई भी 1 मीटर ले, लंबाई भी 1 मीटर ले। क्लियर करना, लंबाई भी 1 मीटर ले और सब 1 ले ले, एकांक ले ले। ये बताइए क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। फार्मूला रखो यहाँ पर। दो गुणे 1 गुणे 1 बटा में हो गया। अब तो लेना नहीं तो बटे में ले लो ना 1। ऐसा में ये आला बंद करो, शोर बंद करना। इसका पूरा मान क्या होता है, होता है, और ये 2 एकड़ है। न्यूटन पर मीटर। माने एकांक लंबाई पर, आवाज बंद करना, हम कह सकते हैं जब लंबाई L लिया गया तो एम्पियर की परिभाषा क्या है, देखो कैसे डिफाइन करेंगे। यदि दो समांतर धारावाही चालक है, दो समांतर धारावाही चालकों में एक एम्पियर, माने 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो एकांक लंबाई, ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई में, मैंने किस चालक एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर का बल लगता है। फिर सुन लीजिए, 1 एम्पियर, दो समांतर धारावाही चालकों पर 1 एम्पियर वह धारा है। एम्पियर का नियम बोल रहा है, परिभाषा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच 1 एम्पियर की धारा, माने 1 एम्पियर की वह धारा है, 1 एम्पियर की वह धारा है जो एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी, एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर का बल लगता है। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। न्यूटन का एकांक मीटर बोल चुके हैं इसलिए नहीं बोलेंगे इसको। 2 × 10 जब लिखवाएंगे समझ में आ जाएगा। यानी फिर सुन लीजिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच 1 एम्पियर वह धारा है जो एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी के लिए, एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी के लिए चालकों पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। इसी को सेट करना बनाना है। फिर सुन लीजिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। कोई दिक्कत है? ये एम्पियर की परिभाषा है, जबकि एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो देखो, ये बंद समाकलन है ना, ये क्या है? ये बंद समाकलन है। और ये क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। और ये डीएल को एक छोटा सा रेखा मानते हैं। अगर कोई घिरी आकृति हो, क्या करना, तो घिरी आकृति में सूक्ष्म रेखा लेंगे तो वो एकदम सीधा रेखा मिलेगी। बहुत छोटा सा खंड लेंगे तो क्या मिलेगा? एक रेखा मिलेगा ना। अगर वृत्त से छोटा सा खंड काट रहे हैं तो नियर अबाउट एकदम सीधा मिलेगी, एकदम रेखा मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो इसको बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं?
और ये पूरा परिपथ बंद होना चाहिए। ये बंद परिपथ के लिए एम्पियर का परिपथी नियम बंद परिपथ के लिए लगता है, याद रखिएगा। एम्पियर का परिपथी नियम केवल बंद परिपथ के लिए लगता है, माने घिरी आकृति के लगता है। अब क्या करना, ये क्या है, ये बंद समाकलन है, इसको ये रेखा है तो इसको बोलते हैं, देखो बनाने का तरीका, रेखीय समाकलन। किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए, ध्यान देना, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस बंद परिपथ में कुल धारा का म्यू गुना होता है। याद आ रहा है आपको? याद आएगा। एक चीज और बता, टेंशन नहीं लेने का, गॉस का नियम पढ़े हैं, ठीक वही चीज है ये। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत, ये भी बंद आकृति है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 के, यही पढ़े थे, गॉस का नियम पढ़े थे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश तो 1/ε0 के, सेम चीज उसी के सादृश्य है। हमने बताया कि रेखा है, ये के वृत्तकार रूपे लीजिए, और पूरी धारा घिरी हुई है ना, केयर करना है। हमेशा ये बंद परिपथ के लिए काम करेगा, ये याद रखना। एम्पियर का परिपथी नियम केवल बंद परिपथ के लिए काम करता है, घिरी आकृति के लिए काम करेगा, खुले परिपथ के लिए काम नहीं करेगा, याद रखना है। कैसे डिफरेंस है? एम्पियर का परिपथी नियम क्या है तो सुन लीजिए। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, सॉरी बाह्य नहीं, बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, उस परिपथ में कुल धारा, उस परिपथ में घिरी लिखेंगे, घिरी, उस परिपथ में कुल घिरी धारा है ना, कुल घिरी हुई धारा के म्यू नॉट के गुना होता है। म्यू नॉट है ना, कुल घिरी धारा के म्यू नॉट के गुना होता है। देखो फिर एक बार ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, किसी बंद परिपथ के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ना, किसी बंद परिपथ के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, यहां से स्टार्ट करोगे, किसी बंद परिपथ ले लोगे, किसी बंद परिपथ के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस परिपथ की घिरी कुल के म्यू नॉट के गुना होता है। हो गया? इसको प्रूफ करना है, फिलहाल आप उतारिए। तो याद रखिएगा, एम्पियर की परिभाषा अलग है और एम्पियर के परिपथी नियम अलग है, कंफ्यूज मत होना पेपर में। सुनिए, ये है एम्पियर का परिपथी नियम, जो हमको लगता है कि पेपर में कई बार पूछ चुका है। तो देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार
क्या करना, हम बताएंगे। देखो ये बंद समाकलन का प्रतीक है, माने घिरी आकृति इसके लिए दर्शाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक है और ये रेखीय समाकलन है। हमने बताया था कि अगर कोई वृत्त ले तो वृत्त का छोटा सा हिस्सा लेंगे, काटेंगे तो ये एकदम रेखा जैसे मिलेगा, इसलिए इसको रेखीय समाकलन बोलते हैं, है ना। तो यानी किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बताए थे। किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इस परिपथ में, माने इस परिपथ में घिरी कुल धारा, इस परिपथ में घिरी कुल धारा के म्यू नॉट इन होता है। दिक्कत है, बोलेंगे किसी बंद परिपथ के लिए, बस ध्यान दे जा, यहाँ पर पीछे ध्यान दे। किसी बंद परिपथ के लिए, आवाज बंद करना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, है ना, आवाज बंद करना। किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना, रेखीय समाकलन, उस परिपथ में घिरी कुल धारा, उस परिपथ में घिरी कुल धारा के म्यू नॉट के गुना होता है, अर्थात यही आपको प्रूफ करना है, ये होता है, यही एम्पियर का परपति नियम है। अब इसको प्रूफ भी करना पड़ता, उत्पत्ति करने पड़ती है। आवाज बंद करना। देखिए, माना कि एक लंबा सा तार XY है और उसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है। माना कि एक लंबा सा तार XY है, माना कि एक लंबे सीधे तार XY है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस तार से तार के निकट R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस चालक के निकट, आवाज बंद करने, इस चालक के निकट R दूरी पर कोई बिंदु P है ना। अब क्या खींचा गया है? बिंदु P के परिगत एक वृत्तकार क्षेत्र खींचा गया है।
बिंदु P के परिगत एक वृत्ताकार क्षेत्र खींचा गया है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। कोई दिक्कत है? इस माने लूप पर ये कह सकते हैं कि एक बंद पृष्ठ है, बंद परिपथ है। इस बंद परिपथ पर एक छोटा सा खंड डीएल लिया गया। बिंदु P पर एक छोटा सा खंड क्या हो गया? डीएल ले गया। और डीएल हमेशा स्पर्श रेखीय ऊपर की होगी। जैसे धारा देखे ऐसे लिया गया है, मान लीजिए ऐसे तार है, ऐसे तार है, धारा नीचे से ऊपर बढ़ रही है और यहाँ बिंदु P लिया गया है। इसके चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार हिस्सा होगा ना, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? देखो उसी दिशा में होगा ना। और ऐसे वृत्त खींचा गया है ना, ऐसे वृत्त खींचा गया है ना, है कि नहीं है? तो रेखीय समाकलन होगा। अब देखिए केयर कीजिएगा, यहां पर बिंदु P पर एक लघु अवयव खंड डीएल लिया, लघु अवयव खंड डीएल लिया गया। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में ना? बिंदु P पर चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद आ रहा है? क्या होगा? अरे धारा इसमें आई बह रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? दूरी r है। धारा आई बह रही है, दूरी r है और एंगल 90 से कोण बना रहा है। वृत्त के हिसाब परिधि पर, वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे, वृत्ताकार हिस्सा है, वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे 90 से कोण बनेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपन में 4 पाई तो नहीं, ये लूप है, याद आ रहा है? ये क्या है? वृत्ताकार लूप है ना, लेकिन यहाँ लंबा सिर तार है ना, इस लंबे सिर तार के कारण यहाँ निकालेगा ना, तो लंबे सिर तार के कारण क्या होगा? यही होगा म्यू 0 अपन में 4 पाई 2i अपन में। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ लूप के कारण आप निकालोगे म्यू 0 अपन में 4 पाई 2i अपन में r, इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इक्वेशन फर्स्ट अब निकाल लो। चूंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चूंकि P पर रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा? निकालेंगे, आवाज बंद करना। वेक्टर बी इंटू डीएल होगा, वेक्टर बी इंटू, याद होगा वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगाते हैं? भूल गए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा क्या रहा है?
दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, डॉट को अदिश बोलते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ये बताइए ये क्या हो जाएगा, बी डी एल cos थीटा, जबकि डीएल बीसी दिशा में, क्षेत्र बीसी दिशा में, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो ना, कोण बना रहा है डीएल बीसी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ना, तो चूंकि थीटा बराबर क्या, जीरो, तो निकाल लो बी डी एल cos जीरो। का जीरो का मान क्या होता है, एक होता है। डीएल भाई देखो बी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम रेखीय समाकलन छोटा हिस्सा किसको पहले डीएल को माने है ना, इसी को समाकलन करना है। बी बाहर निकल जाएगा, रेखीय समाकलन डीएल आकाश 90 का जीरो का मान वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल। ये बताओ बी का मान हम रखें यहां से, बी का मान म्यू जीरो अपन में 4 पाई 2y अपन में और इंटू भाई पूरा समाकलन करोगे, इस पूरा वृत्तकार हिस्सा लिया गया ना, तो समाकलन लिखोगे तो क्या बनेगा, टोटल 2 पाई यही ना बनेगा, 2 पाई आर बनेगा वृत्त है ना। समाकलन का छोटा सा हिस्सा लिया गया है, जब समाकलन करेंगे तो पूरे परिधि बन जाएगी ना, तो क्या मिला 2 पाई, तो आई देखो अरे दुदुनी का 4 पाई 4 पाई 4 पाई से 4 पाई को हटा दो, आर से आर को हटा दो, 4 पाई खत्म हो गया तो म्यू नॉट आई हो गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है, यस सर नहीं।